सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन 8 जून 2020। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स आज, एंड खासकर साइंस एंड टेक के कुछ काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सवाल हैं। लगभग 3 सवाल के आसपास, बाकी सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून। ठीक है, मतलब कल था। आपको थीम बताना है इस साल का। ठीक है, तो डेज में देखो दो ही बात जरूरी होती है, तो दिन होता कब है और उसका थीम क्या है। अब होता कब है सवाल तो इस पे भी आ सकता है, पर वो क्वेश्चन में दे दिया मैंने क्योंकि मुझे थीम पूछना था आपसे। ठीक है, चलिए बताइए। तो 7 जून को होता है, मतलब कल था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, WFSD। आपको इस साल 2020 के डे का थीम बताना है, एंड द आंसर इज फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, दिस इज द थीम। फ्रेंड्स, इन इंपॉर्टेंट डेज के थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलिए। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये है थीम। इसका ऑफिशियल आप ये देख सकते हैं लोगो जो यहां पे है। सो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड सेफ्टी फूड सेफ्टी डे 7 जून 2020। तो ये थीम मुझे अपकमिंग एग्जाम्स में, कई एग्जाम में आने की चांसेस लग रहे हैं, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग रिलीज हुई है जिसके बारे में सवाल है। विच इज द रैंकिंग का नाम देख लो पहले। द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है 2020 के लिए। इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ऊपर कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट रखा गया है जिसकी रैंकिंग हाईएस्ट है। सो विच इज द हाईएस्ट प्लेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 है। बहुत ही ग्लोबल और वेल रिनाउंड रैंकिंग होती है, तो क्वेश्चन आ सकता है। एनी गेसेस कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? इसके टॉप में तो एक चाइनीज इंस्टीट्यूट है, पर इस पूरी रैंक में इंडिया में हाईएस्ट कौन प्लेस है आपको बताना है, एंड द आंसर इज IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दैट इज द आंसर। एक बार रैंकिंग के थोड़े बेसिक्स देख लें। ये मैंने ऑफिशियल रैंकिंग उस वेबसाइट पे जाके मैं करा था, ये देखिए, दिस इज दैट पेज, आप ऊपर देख सकते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। ठीक, और यहां पे किसने, कौन पब्लिश कर रहा है? द टाइम्स हायर एजुकेशन, उनकी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। लगभग 17 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे ये आता है। ठीक, अब इसमें एक बार रैंकिंग देख लो। अभी जो है ये ग्लोबल, आई मीन एशिया का टोटल रैंक आप देख रहे हो, ये सिर्फ एशिया का है। ठीक है, ये टोटल है, मतलब इसमें इंडिया भी है, सारी कंट्री, जापान, चाइना वगैरह सब मिला के, हांगकांग पूरा मिला के यहाँ पे है। अब उसमें नंबर 1 पे एशिया में कौन है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। सेकंड पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। थर्ड पे NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ पे है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है टॉप 5। उसके बाद जैसे सिंगापुर में नैनयांग भी बहुत फेमस है, वो 6 पे आता है। अब ये तो कहानी टोटल हो गई। अगर टॉप 10 में तो कोई इंडियन नहीं था जो मैंने ध्यान से देखा था इसको। साउथ कोरिया में सियोल अपना 9th नंबर पे है, फिर चाइना का है 8th पे हांगकांग, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान का 7th पे है, पर इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया का सर्च कर लेता तो इंडिया इंडिया की पूरी रैंक मिल जाएगी आपको। तो कंट्री एंड रीजन में जाइए और यहाँ पे इंडिया लिख देते हैं और एंटर मार देते हैं। अब ये इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी मिल गई आपको। पहली इंडियन यूनिवर्सिटी आपको 36th रैंक पे दिखती है। 36th रैंक पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ISC बैंगलोर। क्लिक करके देख लेना, उसमें फिर आपको सिटी उटी सब बता देगा। 47th पे है IIT रोपर, विच इज अ गुड अचीवमेंट फॉर दिस कॉलेज क्योंकि न्यू IIT है, एंड इतना जल्दी ये इस रैंक पे आ गया है। IIT इंदौर ये 55 पे है। उसके बाद यहाँ खड़गपुर, ओल्डर IITs में यहाँ पे देखिए, IIT खड़गपुर 59 पे, IIT दिल्ली 67 पे, IIT रुड़की 83 पे, ICT 92 पे, और IIT गांधीनगर 114। तो इस तरह से रैंकिंग चलती है। इतना तो नहीं पूछेगा, टोटल टॉप पूछ सकता है और इंडिया का टॉप पूछ सकता है। ISC बैंगलोर इज द आंसर, 36 रैंक पे आता है। समझ गए? चले, तो ये रैंकिंग जरूरी है क्योंकि ये फैक्चुअल सवालों में आ सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए इसको। इसके लिए भी आपको एक आर्टिकल बढ़िया दिखाऊंगा। ऑनलाइन नायमिशा 2020, ये एक तरह का समर आर्ट प्रोग्राम है। इसे कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपको बताना है। ऑनलाइन नायमिशा 2020 इस आर्ट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहा है NGM, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, न्यू दिल्ली। NGMA न्यू दिल्ली। तो थोड़ा बेसिक जान लीजिए, फिर इसके वेबसाइट पे चलते हैं। NGMA न्यू दिल्ली, तो इसके बारे में हम और भी चीजें पढ़ चुके हैं। ये लोग काफी इस तरह के वर्चुअल आर्ट और वर्चुअल जो एक प्रेजेंटेशन है वो करते रहते हैं। ठीक,
अब इसके बारे में जानिए, नई मिशा के बारे में, फिर मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूं। ये तो एंट्री है, एनजीएमए का बोर्ड मैंने फोटो आपके लिए बता दिया। ओके, अब देखिएगा, इट इज अ मंथ लॉन्ग ऑनलाइन समर प्रोग्राम बाय एनजीएमए। इट इज अ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अ चांस टू इट्स पार्टिसिपेंट टू क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर हेल्थ। तो जितने भी वेल रेनाउंड प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है वो इस प्रोग्राम में सिखाएंगे, और आप घर बैठे बैठे इससे सीख सकते हैं। तो जो भी कोविड की प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लगभग 4 इंक्लूसिव वर्कशॉप प्लान करी गई हैं टू एंगेज एंड इंक्रीज द एंगेजमेंट वर्चुअल, ठीक, क्योंकि अभी कोविड 19 की प्रॉब्लम में जो हमारे म्यूजियम्स, कल्चरल स्पेसेस नहीं खुल पा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे वर्चुअल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी यूजफुल। तो इसके बारे में और जानकारी, इसकी जानकारी तो पूरी है हमारी, आपको सिर्फ याद रखना है फ्रेंड्स, ये नाइमिशा और एनजीए में 2 वर्ड ध्यान रखना काफी है। पर जब मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनजीएम के वेबसाइट पे थोड़ा वक्त बिताइए। आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और खुद भी देखने में भी अच्छा लगेगा आपको। काफी वर्चुअल उन्होंने टूर्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। इधर देखो, वेबसाइट ओपन करी, ओपन करते ही ये वर्चुअल टूर आता है राम किंकर बैच के बारे में, हु वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। क्वेश्चन पे भी फ्रेंड्स मैंने कवर करवाया है राम किंकर बैच का, आप वो देख सकते हैं पूरा। मैं भी क्लोज कर रहा हूं, और ये देखिए ऊपर पूरा आ रहा है वर्चुअल टूर राम किंकर बैच। फिर एक मातृत्व, इट इज अ वर्चुअल एग्जीबिशन टू सेलिब्रेट मदरहुड। फिर गुरुदेव, गुरुदेव किसका है समझ गए, जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रू विजुअल। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूं, अरे इसमें ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब बहुत सारे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके बहुत सारे इन्होंने आर्टिस्ट के बारे में वर्चुअल टूर, ये उन्हीं का था एक्चुअली, ठीक है। फिर राजा रवि वर्मा का आप देख सकते हैं, देखो राजा रवि वर्मा, ये सारे हमने क्वेश्चंस में इंक्लूड करें अगर आपको याद होगा, ठीक है। सो रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, उसके बाद राम किंकर बैज, सबके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। लिंक ये नहीं हो रहा, ये क्या कहीं और से शायद होगा। ये देखो वर्चुअल गैलरीज, यहां से मुझे लगता है ओपन होगा, तो ये सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इधर ये देखो राइट साइड में से ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी वर्चुअल गैलरी, ये देखो सारी पिक्चर्स, ये देखो पूरा चेंज करते करते आप देख सकते हैं। वेरी, मतलब दिस इज समथिंग वेरी प्रेशियस। और सिर्फ तैयारी के लिए नहीं, आपको एक बार थोड़ा मुझे लगता है कुछ समय देना चाहिए इस गैलरी को। देखिए सारी यहाँ पे पेंटिंग देखते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्लीज एनजीएमए के वेबसाइट पे थोड़ा वक्त निकाल के जाना, अच्छा लगेगा आपको। बहुत सारे शांति निकेतन, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको गैलरीज वाले में। तो मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन तो अपना बन गया, एक बार जाके देखा जाए क्या मिलता है उसको। तो बहुत कुछ बढ़िया चीजें मिली, आइए आगे चलते हैं। ओके, सवाल पढ़िए बहुत। ओहो, तो आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, तो जो मिशन सागर है फ्रेंड, सागर का मतलब पता है ना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्राइमरीली अभी नेवी 2 तरह के प्रोग्राम कर रही है। एक तो वापस लाने, जो जो समुद्र सेतु की हम बात कर रहे थे कि जो भी स्टैंडर्ड इंडियंस हैं उनको वापस लाना, जैसे माले से वापस लाए हम लोग, उसके बाद श्रीलंका से भी वापस ला रहे हैं, ऐसे कई कंट्री से वापस लाया जा रहा है। तो वो सेतु, समुद्र समुद्र सेतु प्रोग्राम है जहां पे नेवी वापस ला रही है। एक और प्रोग्राम है जिसको सागर मिशन बोलते हैं। तो समुद्र सेतु हो गया, वो भी हम कवर करते थे। सागर क्या है, अब तो याद हो गया होगा, मैं कई बार इसको लाता हूं इस प्रोग्राम को। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ग्रोथ फॉर ऑल, फॉर ऑल इन द रीजन, इन द रीजन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस प्रोग्राम के तहत जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको हम हेल्प भिजवाते हैं, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट से भी चीजें बढ़े, इंप्रूव और ग्रोथ भी सबकी हो जाए। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे शिप्स बहुत कंट्रीज में जा रहे हैं कोविड 19 से रिलेटेड असेंशियल चीजें वहां पहुंचाने के लिए, ताकि वो भी अपनी कोविड 19 के फाइट में हेल्प हमसे ले सकें और अच्छी तरह इस फाइट को कर सकें, ठीक है। उसी के हिसाब से जो हमारी नेवल शिप है केसरी, इट हैज एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया, जो कहां पे लोकेटेड है, सेशल्स, ठीक है। तो बहुत देशों में हमारे जहाज एसेंशियल चीजें लेके जा रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कोविड 19, और मेडिसिन, फूड मटेरियल्स, एसेंशियल्स, मेनी मोर थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो अब हम पहुंच गए हैं हमारी केसरी शिप पोर्ट विक्टोरिया, जो कि सेशल्स में है। अब सेशल्स के बारे में और जानकारी से पहले ये फोटो देखिए आप, ये ऑफिशियली पीएबी ने रिलीज किया, आप देख सकते हैं आईएनएस केसरी, ठीक है। अब सेशल्स की लोकेशन कहां है फ्रेंड्स, पता है आपको? आप में से कई लोग घूमने जाने का सोच रहे होंगे, जा चुके होंगे, या आपके आसपास वाले घूम के जा चुके होंगे। सेशल्स इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट, लाइक मॉरिशस की तरह फेमस है सेशल्स। बहुत लोग घूमने जाते हैं, कई मूवीज की भी शायद शूटिंग हुई, मुझे इतना याद नहीं, मैंने सुना जरूर है। लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, इंडियन ओशियन में ये एक आर्किपेलेगो, मतलब एक आइलैंड टाइप का है, और ईस्ट अफ्रीका के और ईस्टवर्ड है ये, ठीक है। सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे
कहाँ गया, हाँ ये रहा पेन। ईस्ट अफ्रीका का जो मेन लैंड है ना, वहां से लगभग 1500 किलोमीटर और ईस्ट में है सेशल्स। और आप इंडिया, ये देखो ये रहा इंडिया, ये रहा अफ्रीका, और ये रहा सेशल्स। तो आप रिलेटिव लोकेशन यहां देख सकते हो। ये रहा मेडागास्कर आइलैंड। और ये जो सोमाली सी एरिया है ना, सोमाली सी एरिया उसके ईस्टर्न मार्जिन पे आता है। समझ गए आप? तो ये एक ब्रॉड लोकेशन है सेशल्स की। ठीक, यहां पे लोग घूमने काफी जाते हैं, बट वैसे भी स्ट्रैटेजिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशियन का। हमारी कंट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ा जूम इन करूं, ये थोड़ा और जूम इन किया मैंने। ये इंडिया, ये यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, केनिया, सोमालिया, तंजानिया आप देख सकते हैं। नीचे मडागास्कर। अब आखिरी जूम इन देखिए यहाँ पे, ये और जूम इन, दिस इज अपना सेशल्स। सेशल्स की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल का नाम है विक्टोरिया, और विक्टोरिया पोर्ट पे हमारा जहाज केसरी पहुंचा है। ठीक है, एक्चुअली सीधे ये आपको मैं दिखा नहीं सकता था, क्योंकि फिर आप लोकेशन समझ ही नहीं पाते कि सेशल्स कहां लाई करता है। सो वो जरूरी था, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। पूछेगा नहीं भाई कौन सा, शायद लोकेशन मार्क ना करवाए आपसे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इसलिए रटने वाला काम नहीं, समझते हुए काम करना। क्लियर है? आगे चलते हैं। चले, 2 से 3 सवाल साइंस एंड टेक वाली फील्ड के, बहुत डिटेल टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, पर बेसिक ध्यान रखना है सिर्फ जीएस के लिए, दैट्स ऑल। ठीक, अब देखिए, एक स्पेशल तरह के मटेरियल की बात हो रही है। इस मटेरियल से क्या करा गया मैं बाद में बताऊंगा, पर मटेरियल का नाम देख लो आप। दिस इज वेरी, मतलब कोर केमिस्ट्री फिजिक्स वाले फील्ड में हम लोग जा रहे हैं। आपको सिर्फ बेसिक याद रखना, तो बहुत हैरान परेशान मत हो जाना कि मटेरियल्स कैसे काम करते हैं, उस समय जाना ही नहीं अपन को सिर्फ सरफेस पे फैक्चुअल चीजें याद करनी है जीएस के हिसाब से। ठीक है, सो देर आर सर्टेन मटीरियल्स इन विच एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द मटीरियल टू वार्म और कूल। वॉट आर दीज मटीरियल्स कॉज, मतलब ऐसे मटीरियल्स होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने पर इनका टेम्परेचर भी बदलता है, कभी वार्म होते हैं कभी कूल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से आप इनका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इन मटेरियल को क्या बोला जाता है, बस नाम जानना है। मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल्स, मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल्स, बस। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं, एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, वो जरूरी नहीं है, पर इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बढ़िया रिसर्च इन पे हुई है, वो देख लीजिए। तो मतलब समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इनमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज करा गया है। किसने किया पहले वो देख लीजिए, ARCI ने, जो कि हैदराबाद में। फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। समझ गए? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इट हैज डेवलप्ड रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करा गया है। यहां पे कैसे, मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल जो होते हैं, दे कैन प्रोवाइड कंट्रोल्ड हीटिंग रिक्वायर्ड टू किल द ट्यूमर सेल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से इनके टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं। तो एक कंट्रोल तरीके की हीटिंग फैसिलिटी मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल प्रोवाइड करवा पाते हैं, जिसको ट्यूमर किलिंग के लिए काम में लाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे भी रेगुलेटेड हीटिंग की जरूरत पड़ती है। और कौन सी थ्योरी ट्यूमर किलिंग या ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर को कंट्रोल में लाने के लिए यूज होती है, रेडिएशन थेरेपी। तो दोनों का कंजंक्शन करा जा सकता है, मतलब कि मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल की रेगुलेटेड हीटिंग प्रॉपर्टी और रेडिएशन थेरेपी को साथ में इस्तेमाल करते। रेडिएशन थेरेपी अलग होती है, वो इससे नहीं होती, ये हीटिंग वाला काम करेगा। तो इन दोनों तरह के प्रोसेसेस को, थेरेपी को कंबाइन करके अच्छा खासा यहां पे एक थ्योरी या फिर एक प्रोसेस डेवलप करने की प्रयास हो रहा है। ठीक है, सो यूजिंग इन कंजक्शन द मेथड वुड रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट टाइम। तो रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं और ट्रीटमेंट टाइम को भी कम करना, दोनों चीजों में काफी फायदा यहां पे होगा। साइड इफेक्ट कम करना और टाइम कम करना ट्रीटमेंट का, अगर हम रेडिएशन थेरेपी को यूज करते हैं इन कंजक्शन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद दिस मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल थेरेपी, जिससे पूरा टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है, हीटिंग, मतलब एक कंट्रोल्ड हीटिंग होती है। तो समझ गए आप, ये दोनों चीजें मिला के बढ़िया काम हो सकता है। उसी के ऊपर बढ़िया रिसर्च चल रही है ARCI में, और ये चीज डेवलप करी गई है। बस इतनी बात समझ में आ गई ना, इतना काम। आगे चलते हैं, एक और बढ़िया काम ओरल कैंसर के बारे में। तो किसने किया काम वो देख लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ARCI इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो DST होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। IASST, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
आप महीने भर लगातार जीके जीएस के वीडियोस या खुद तैयारी कर लीजिए, आपको इन इंस्टीट्यूट्स के नाम ऑलमोस्ट हर हफ्ते पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इतना बढ़िया काम होता है। तो आप में से जो लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन इन इंस्टीट्यूट का नाम पहली बार नहीं सुन रहे, कई बार इनका नाम आता ही रहेगा। और जब भी यहाँ पे कोई लेटेस्ट रिसर्च होगी तो वेबसाइट पे दिख जाएगी आपको, पीआईबी में भी रिलीज होता है। तो पीआईबी में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, वहां पे सारी खबर मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सो आईएएसएसटी ने, इट हैज डेवलप्ड an artificial intelligence AI based algorithm as an aid to rapid diagnosis and prediction of oral cancer। तो AI का एल्गोरिदम यूज करके इन्होंने ओरल कैंसर का रैपिड डायग्नोसिस और प्रिडिक्शन के लिए एक प्रोसेस डेवलप किया है। ये इन्होंने काम किया है। आपको बस ये बताना है कि इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, एंड द आंसर इज गुवाहाटी। काम पर भी क्वेश्चन बन सकता है, पर मैंने काम आपको क्वेश्चन में बता दिया, आपको लोकेशन बता दी, तो क्वेश्चन बस इंफॉर्मेशन पूरी हो जाए। आईएसएसटी गुवाहाटी में है और जो काम किया है ओरल कैंसर का एआई बेस्ड एल्गोरिदम का यूज करके डायग्नोस्टिक्स और प्रिडिक्शन बेटर करने वाला काम यहां पे हुआ है। समझ गए? आईएएसएसटी इज ऑल्सो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डीएसटी के अंदर ये भी इंस्टीट्यूट आता है। चलिए एक और सवाल, फिर बाकी फील्ड्स पे चलेंगे। इंडिजिनस नैसोफेरिंजियल स्वैब, इंडिजिनस नैसोफेरिंजियल स्वैब, स्वैब मतलब मैं आपको बताता हूं अभी। ईयरबड मतलब ईयरबड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे आप देखते हैं ना, आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि जो स्वैब सैंपल लेते हैं कोविड 19 टेस्टिंग के लिए, तो एक छोटा सा एक ईयरबड, ईयरबड तो देखो कान के लिए होता है, वो नहीं है, उसकी तरह है। तो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्टली वो मत समझ लेना। उस तरह का एक स्टिक टाइप का, जिसमें थोड़ा कॉटन जैसा लगा होता है, उसको इंसर्ट करते हैं और फिर सैंपल लेते हैं। आपने कई जगह टीवी पे देखा होगा। अब प्रॉब्लम है, ये स्वैब काफी कुछ इंपोर्ट होते हैं, और ऐसे टाइम पे जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कोविड 19 हर देश में फैल रहा है, तो सप्लाई चेन अश्योर्ड नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, और क्वालिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। ऐसे में खुद के स्वैप्स बनाना इज ऑलवेज अ बेस्ट वे। जैसे हम पीपी बना रहे हैं, N95 मास्क बना रहे हैं, वैसी स्वैब भी बनने चाहिए, और बन गए। इंडिजिनस नैसोफेरेंजियल स्वैब्स इंडिजिनसली बन चुके हैं। किसने बनाया ये आपको बताना है, कौन से इंस्टीट्यूट ने। तो सवाल देख लो, समझ गए ना, मैं उस चीज की बात अभी फोटो में बता दूंगा आपको। सो इंडिजिनस नैसोफेरेंजियल स्वैब for collecting samples for the throat cavity of COVID-19 patients has been developed by, indigenous मतलब अपने देश में बना हुआ। ठीक है, किसने डेवलप करे, आंसर देख लीजिए। NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, ये किसके अंडर आती है, CSIR के अंडर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसलिए नाम पूरा कैसे लिखते हैं, CSIR NCL, इन्होंने बनाया है। ये होते हैं स्वैब्स। नेसोफेरेंजियल जो ये जो होते हैं, मैं बता रहा था इंडिजिनस है ये। तो नेसोफेरेंजियल जो स्वैब होते हैं, ये ईयरबड नहीं है ऑब्वियसली, बट कुछ कुछ एक इमेज बनाने के लिए आप इसको वो इमेजिन कर सकते हो, ये स्वैब। ठीक है, तो सैंपल लेने के लिए जिस तरह की बात होती है, ये होते हैं, इनके थ्रू ही सैंपल लिया जाता है। कहां, किस पार्ट का, नेसोफेरेंजियल, उस पार्ट से जो सैंपल लेते हैं, स्वैब सैंपल, उसके लिए इसका यूज होता है। समझ गए? दिस इज दैट इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात? और किसके लिए, कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। क्लियर? नेसो ये जो फेरिंग्स एरिया है जिससे स्वाब लेने की बात चल रही है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये नॉस्ट्रल एरिया है पूरा घूमते हुए, दिस इज दैट एरिया। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में आपसे, बट थोड़ा एक माइंड मैपिंग के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पे ऐसे सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिजिनसली अब डेवलप हो गए हैं। बाकी थोड़ा लोकेशन बस उस पार्ट की पता होनी चाहिए आपको, डिटेल इसमें आपको डायग्राम नहीं बोलेगा। समझ गए? तो एनसीएल का नाम पता होना चाहिए। ये जो इंडिजिनसली बना है, दो बातें पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो कुछ माइंस नई ओपन हुई है, उनके बारे में एक सवाल है। अदासा माइंस किस स्टेट में लोकेटेड है, अदासा माइंस, एंड द आंसर इज महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, खबर देख लीजिए। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये सब्सिडियरी है कोल इंडिया की। सो कोल इंडिया सब्सिडियरी मतलब WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इट हैज ओपन 3 न्यू कोल माइंस इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 कोल माइंस नहीं ओपन करी हैं। टारगेट देख लीजिए पहले। WCL हैज टू प्रोड्यूस 75 मिलियन टन्स of coal by financial year 2023 and 24. Opening of these mines will certainly add in the efforts of the company reaching this milestone and also help Coal India achieve 1 billion tons of coal production by 2023 and 24. तो इनका टारगेट 75 मिलियन टन का है और कोल इंडिया का टारगेट 1 बिलियन टन का है।
ठीक है। अब ये बात कही है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है, कोल एंड माइनिंग, ये देख लो, कोल एंड माइंस, नाम है प्रहलाद जोशी। तो इनका फोटो, उन्होंने ये टारगेट दिया है, टारगेट बताया है, प्रहलाद जोशी। अब तीनों माइंस जो करी गई हैं, मैंने बताया आपको, इसका एक बार लिस्टिंग देख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 माइंस ओपन करी गई हैं, एक है अधासा माइंस जो नागपुर एरिया में है, महाराष्ट्र में, इसकी कैपेसिटी होगी 1.5 मिलियन टन। फिर शारदा माइंस, ये कन्हान में है, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एरिया है उसके आसपास, 0.4 मिलियन टन। और धनकासा माइंस, ये पेंच एरिया में है, मध्य प्रदेश। तो 2 मध्य प्रदेश में 1 मिलियन टन से कैपेसिटी होगा, 2 मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये नाम पता होने चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे। अधासा महाराष्ट्र, शारदा मध्य प्रदेश, धनकासा मध्य प्रदेश। ओके, 2 सवाल और। एक स्टेट है, उसका नाम बताना है। तो विच स्टेट इज प्लानिंग मेगा एजुकेशनल कैंपस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स? एंड द आंसर इज ओडिशा। ये प्लान कर रहा है, बहुत बढ़िया प्लान है, थोड़ा जान लीजिए उसके बारे में। ये कहां बनेगा? इट विल बी स्टैब्लिश इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सुंदरगढ़, कोइंझार एंड मयूरभंज, उड़ीसा में। और इसके लिए फंड कहां से आएगा? OMBADC, मतलब ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब ऐसे एरिया जो मिनरल रिच है, उनके डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया गया है। और एक कैंपस में लगभग 3000 बच्चे यहां पर पढ़ेंगे। तो इट इज अ वेरी ग्रैंड प्लान और बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, लगभग 3000 बच्चे कैंपस में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा नाम पूछेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक कंपनी का नाम देख लीजिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इट हैज इन्वेस्टेड रुपीज 5683 करोड़ इन विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी? एंड द आंसर इज जियो। एक और इन्वेस्टमेंट जियो में आ गया। इट इज अ डिजिटल आर्म ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस का पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पार्ट है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पहले भी आ चुके हैं, तो एक और नया इन्वेस्टमेंट आ गया। एक बार ध्यान रखना, ADIA, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इतना पैसा जो लगा रही है 5683 करोड़ रुपीस, उससे 1.16% स्टेक खरीद लेगी। दिस इज द परसेंटेज स्टेक जो जियो का इनको मिलेगा, 1.16%। पहले कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी हैं, आप नाम जानते हैं? एक बार देख लेते हैं दोबारा। फेसबुक, फेसबुक ने लिया था 9.99% शेयर, शायद अभी तक का हाईएस्ट। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सिल्वर लेक, जनरल एटलांटिक, KKR, मुबाडाला, मुबाडाला भी ना अबू धाबी की कंपनी, मुबाडाला, एंड ADIA जिसकी भी मैंने बात करी। टोटल मिला के लगभग रुपीज 97,885 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आ चुका है अभी जियो में। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली कंटेंट यूजफुल लगा होगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हमको आज मिले इस फील्ड में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।